ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और इसकी बुराइयाँ क्या हैं और इसको लागू कर पाना कितना संभव होगा मौजूदा माहौल में। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमारे वक्ताओं ने एक सवाल बड़ा उठाया प्रमुखता के साथ कि तकनीकी सवाल है कि कोई विधानसभा अगर भंग हो जाती तो उसका क्या कर लेंगे, लोकसभा अगर समय से पहले भंग हो जाता तो क्या सारे विधानसभा को भंग कर लेंगे। इसमें मुझे संविधान के दो सेक्शन याद आया, एक सेक्शन 82 और दूसरा सेक्शन 172, जो दरअसल लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव के टेन्योर को डिसाइड करता है। इस पे पॉलिटिकल जवाब लूंगा शिवम जी से, लेकिन हेमंत बत्रा साहब मैं आपके पास आऊँगा कि ये सेक्शन के तहत क्या हम किसी लोकसभा या विधानसभा के टेन्योर को 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है? कानूनी पक्ष क्या है इसका? हाँ, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बोला था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे थे 52 से लेकर 67 तक, बट उसके बाद ये देखा गया कि कुछ अर्ली डिसोल्यूशन हो रही थी। कई बार गवर्नमेंट मेजोरिटी लूज कर जाती है तो ऑब्वियसली वो असेंबली भंग होती है, फिर डिसॉल्व हो सकती है। तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल है, जो भी है, कई प्रावधान हैं। लेकिन अब चूंकि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये एक प्रपोजल आया इन टर्म्स ऑफ बिल, डेफिनेटली ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं 83, 172 और 356, ये तीनों डेफिनेटली अमेंड होंगे। और जब ये अमेंड होंगे तो ऑब्वियसली एक चैलेंज आएगा कि अगर अर्ली डिसोल्यूशन होता है तो उस केस में वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकली फीजिबल है या नहीं है। बट आई एम श्योर कि ये जो भी पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, ये इन्होंने जो भी आपस में डिस्कशन करी है, कोई ना कोई प्रोविजन ये लेकर आए होंगे। क्या वो एक्सेप्टेबल होगा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट? इवेंचुअली लेट्स से अगर ये बिल पास हो जाता है, अमेंडमेंट हो जाती है, क्या ये एक बेसिक स्ट्रक्चर को के अगेंस्ट माना जाएगा या नहीं, ये देखना पड़ेगा। बट ये जो फीजिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, आई एम श्योर ये चीजें वर्केबल हो जाती हैं। डेफिनेटली जब आप एक अमेंडमेंट ला रहे हैं तो इसको एक चीज लग रहा है कि जब ये बिल लागू होगा तो जाहिर तौर पे कई सारे रास्ते खुलेंगे विरोध करने के। एक रास्ता कानूनी रास्ता भी हो सकता है कि जो अभी से संकेत मिलने लगे हैं कि शायद इसको कानूनी चुनौती भी दी जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो ये है। लेकिन पॉलिटिकल जो विरोध है वो हमने ब्रेक पे जाने से पहले सुना भी था और कई सारे सवाल थे शिवम त्यागी के लिए। शिवम त्यागी, सबसे पहले कहा गया कि आज तक जो सरकार है वो नेहरू की बुराइयां करती रहती है या नेहरू को हमेशा लेकर क्रिटिसाइज करती रहती है। आज नेहरू की तारीफ कर रहे हैं। महाशय 1967 तक 62 से 67 तक अकेले नेहरू नहीं दौड़ रहे थे इस देश में। मैं इस देश के संविधान, मैं इस देश के लोकतंत्र, मैं इस देश की व्यवस्था की तारीफ कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं। नेहरू की नहीं। पता नहीं आपको इतना ऑब्सेशन क्यों है भाई कि नेहरू की तारीफ कर रहा हूं। नहीं कर रहा हूं। जो सारे उस इलेक्शन व्यवस्था में थे मैं उन सब की तारीफ कर रहा हूं। अब दूसरी बात, एक कहा गया कि वो ट्रांजिशन होते हैं देश में, ट्रांजिशन होने चाहिए, बदलाव प्रक्रिया होनी चाहिए। मैं मानता हूं बॉस, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उस बदलाव का आधार क्या था? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुंह में दही क्यों जमा हुए लोगों के? बार बार ये क्यों नहीं बताते कि वजह क्या है? अरे वजह बताइए ना। अर्ली लोकसभा भंग कर दी, अल्पमत में सरकार चल रही थी इंदिरा जी की, उनको लगा एक नारा लेकर जाएंगे तो इलेक्शन जीत जाएंगे, तो इलेक्शन जीत गए। वजह ये थी, कोई टेक्निकल सुधार वजह नहीं थी अलग अलग इलेक्शंस कराने की। इलेक्शंस को तोड़ देने की वजह सिर्फ ये थी, यानी कि पॉलिटिकल कंपल्शन। उस पर कोई बात नहीं कर रहा, बार बार बोलते ही नहीं है। अब आगे आता हूं। एक कहा गया कि क्या केंद्र जितनी ताकत या नेशनल पार्टीज जितनी ताकत क्षेत्रीय पार्टियों की है? बॉस उससे भी ज्यादा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अगर किसी इलेक्शन में, एग्जाम्पल दिल्ली ही ले लीजिए, दिल्ली का इलेक्शन होता है, स्टैंड अलोन राज्य का इलेक्शन होता है, भारतीय जनता पार्टी के 50 से ज्यादा मंत्री भी वहां होते हैं, पूरा केंद्र वहां होता है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वहां होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आधा दिल्ली बाहर से होता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। आप क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ मतलब इन्हीं चीजों पर इलेक्शन लड़ा जाता, सिर्फ इसी तरीके से जीता, तो फिर हम हार क्यों जा रहे हैं? हम जीत क्यों नहीं रहे? उल्टा अगर इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हो सकता है कि जितना पोर्टफोलियो हमारा मजबूत है, जितने हमारे नेता हैं, जितनी हमारी सरकारें हैं, शायद अलग अलग काम करें तो क्षेत्रीय पार्टियों के पास ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि आपके पास उतने नेता नहीं होते। केंद्र वाली पार्टी के पास ज्यादा नेता होते हैं, तो हमारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी।
शिवम एक मिनट, जब पूजा त्रिपाठी से कमेंट ले तो पूजा त्रिपाठी इन्होंने थोड़ा समय नहीं वो, हाँ उसके बाद मैं 10 सेकंड और लेना चाहूंगा, 10 सेकंड और लेना चाहूंगा। हाँ ठीक है, जहां तक अमेंडमेंट्स 15 सेकंड लीजिए। फीजिबिलिटीज की बात है और विधानसभा और लोकसभा भंग होने की बात है, वहां मैं मानता हूं कि कमेटी को बिल इसीलिए गया है, चर्चा की जाए। और अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, हमने सारे मुद्दे ही वो रिजॉल्व किए हैं जो आसान नहीं थे, सारे मुश्किल ही थे। 370 भी आजादी के बाद से ऐसे ही चलते लगातार आया है और तमाम मुद्दे ऐसे हैं। इसके अलावा 3 तलाक भी एक ऐसा विषय रहा है, इसके अलावा वक्फ को जितनी मजबूती दी उसके बाद हम सारे मुद्दे ही रिजॉल्व करने पर उन पर बात करने के लिए तैयार होते हैं जो बड़ी परेशानी इस देश के लिए बनते हैं। आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है, हो सकता है या नहीं हो सकता है उस पर बात करते हैं। और पास होना नहीं होना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, वो सोच लेंगे, आप इतना प्रेशर क्यों लेते हैं? लेकिन चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। पूजा त्रिपाठी, एक बड़ा आरोप लगाया शिवम ने यहाँ पे कि व्यवस्था में बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी जिसको पूरा करना था। और दूसरा कि टेक्निकल पॉइंट है, जेपीसी के पास भेज दिया गया, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे और इसके निदान निकालेंगे। तो फिर आपत्ति किस बात की? देखिए, जेपीसी के पास तो इसलिए भेजा गया क्योंकि ये 240 की माया है। अगर आज इनके पास 400 होता तो ये बुलडोजर कर दिया जाता ये, और आज इनके पास नंबर नहीं है 20। अभी ये बताएं शिवम त्यागी कि 20 सांसद क्यों नहीं थे, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मोदी। 20 सांसद को व्हिप जारी करने के बाद भी वो यहाँ पे क्यों नहीं थे? 307 इनको नंबर चाहिए। ये पूरा अगर ये 400 पार होते तो ये डिस्कशन ही नहीं हो रहा होता लक्ष्मण जी, इनका जो मर्जी आता। ये 240 पे अटके हैं, इनके पास नंबर्स नहीं है, इन्हें डाइवर्जन चाहिए तो ये करके लाते हैं। इस बिल की कुछ टेक्निकल बातें हैं जिसपे डिस्कशन होना जरूरी है। इस बिल के प्रारूप में ये मेंशन किया जाता है कि राष्ट्रपति को चुनाव आयोग की सिफारिश दे सकता है कि आप विधानसभा को भंग कर दीजिए। राष्ट्रपति को मनोनीत करता है केंद्र सरकार, तो राष्ट्रपति को आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे रहे हैं। आज के दौर में संविधान में आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग को सुपरवाइज और कंडक्ट इलेक्शंस की जिम्मेदारी दी गई है। वह ये सिफारिश नहीं दे सकता कि आप विधानसभा को भंग कर दीजिए। ऐसी सिफारिश सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राज्य के दे सकते हैं। तो आपने संविधान के मूल रूप के साथ ही खिलवाड़ कर दिया। आपने राष्ट्रपति जी को, आपने चुनाव आयोग को एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दे दी। दूसरा, इस बिल के प्रारूप में मैंने ये देखा कि अगर 4 साल बाद किसी कारणवश अगर सरकार गिर जाती है, सरकार नहीं चलती है, तो ये 1 साल के लिए, बचे हुए टर्म के लिए वापस ये इलेक्शन करवाएंगे। तो क्या ये बचे हुए टर्म के लिए सारे विधानसभा को भंग करेंगे? तो फिर इनका जो पूरा जो कॉस्ट कटिंग और इकोनॉमी की ये जो बात कर रहे हैं, ये कहां तक जस्टिफाई होता है? ये तो वही नल एंड वॉइड हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने संसाधन, आप मुझे ये बताइए, क्या आप सदन में खड़े होकर कह सकते हैं कि आप जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तब आप सरकारों को गिराने का, विधायकों की खरीद फरोख्त का, 40-40 खोखे देकर एक एमएलए को खरीदने का, राज्य सरकारों को अस्थिर करने का काम नहीं करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आप सब कहते हैं कि इनके पास है यहाँ जो पूरा, हम यहाँ बात है ही, आइए आप ये पूरा नैरेटिव सेटअप करते हैं। आप संसाधनों की बात करते हैं, 8,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा आपके पास है, आप कॉर्पोरेट टैक्स इतना माफ कर देते हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक 50 रुपए पर इलेक्शन का खर्चा हो रहा है, तो यहाँ कॉस्ट कटिंग की बात होती है। बड़ी बात यह है कि इस देश को ये प्रेसिडेंशियल मॉडल में बदलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि निगम प्रेसिडेंशियल मॉडल में बदलना चाहते हैं। सुनील यादव जी, जिस तरीके की आपत्तियां आपने उठाई या फिर आपके नेता ने सदन में उठाया, आपको लगता है कि जेपीसी में तकनीकी पहलुओं को, तकनीकी दिक्कतों को दूर कर लिया जाए, समाजवादी पार्टी की बातों को मान लिया जाए, तो समाजवादी पार्टी इस बिल पर सहमत हो सकती है? क्योंकि आप एक कह सकते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं, आपकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। नहीं, ठीक है लक्ष्मण जी, मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी जो अपनी बात रख रही है, जो पक्ष रख रही है, अगर उस पर सरकार सहमत हो जाएगी तो बिल ही नहीं लेकर के आएगी। भाई हमने क्या कहा, हमारे नेता क्या कह रहे हैं, अगर एक कहीं पर है तो एक से अहंकार की भावना पैदा होती है। तो क्या ये देश अहंकार से चलाने की तैयारी है? अगर अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? कहां ज्यादा नुकसान हो रहा है? क्या चीजें हो रही हैं? और हम फिर वही बात कहेंगे कि भाई भाजपा ये बताए देश के सामने कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब क्या केवल एक बार ही चुनाव होंगे? उसी में आप प्रधानी करा रहे हैं, क्षेत्र पंचायत करा रहे हैं, जिला पंचायत करा रहे हैं, नगर पालिका करा रहे हैं, नगर पंचायत करा रहे हैं, विधानसभा लोकसभा करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? या फिर उसी में जा रहे हैं अलग चुनाव में? तो अगर उसी में जा रहे हैं तो पैसा कहां बच रहा? पैसा
और अधिकारी कैसे बच रहे हैं, समय कैसे बच रहा है। हालांकि जो कह रहे हैं आचार रिपोर्ट तो संहिता यही लागू हो कहती है जाती कि है, आप विकास विधानसभा चुनाव, प्रभावित होता है, वो प्रभावित करा है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर भीतर आप स्थानीय निकायों के चुनाव कराइए, और दिन इसी के अंदर कमेटी की सारे रिपोर्ट करा पर इस 100 दिन के अंदर कराने की बात यहाँ पे की गई है। विजय त्रिवेदी जी, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा अलग है कि जब आपने कहा नंबर आंकड़े कई लोगों ने दिखाया भी, बिल पेश करते वक्त नंबर पूरे नहीं हुए, अब बिल पारित करना संविधान संशोधन विधेयक है तो 2/3 बहुमत आपको चाहिए होगा, तो क्या मौजूदा सरकार, मौजूदा कार्यकाल में ये 2/3 बहुमत लोकसभा में जुटाना, फिर राज्यसभा में जुटाना, फिर आधे से ज़्यादा राज्यों से विधानसभा से पारित कराना, ये कितना फिजिबल आपको दिख रहा है? बिल को छोड़ दे, जेपीसी से सहमति बन जाती है, कुछ बातें निकल कर आती है, बिल अगर पारित होने की तरफ बढ़ जाती है तब? नहीं लक्ष्मण जी, मैं शिवम जी की इस बात से सहमत हूं कि ये सरकार की जिम्मेदारी और सरकार की चिंता है कि यदि वो बिल लेकर आई है तो वो पास कराएगी, कैसे कराएगी। मैं उसकी फिजिबिलिटी पर नहीं जा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, बिल की फिजिबिलिटी पर बात कर रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन, मैं इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन ही बोलूंगा, तो जो ये तो 4,500 सीटें हैं विधानसभा की और 543 है लोकसभा की, तो मतलब कुल मिलाकर 5,000 सीटों का चुनाव आप करवा रहे हैं, और 6 लाख से ज्यादा करीब करीब और भी ज्यादा है जो नगर पंचायत और जो नंबर जो हमारा है लोकल बॉडीज, उनके चुनाव हैं, वो आप 100 दिन बाद करवाएंगे। तो 100 दिन बाद का मतलब तो ये हुआ ना कि दोबारा से पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस होगा। 100 दिन बाद का क्या मतलब आप कह रहे हैं, मुझे बताइए। 100 दिन बाद का मतलब यही है ना कि आप दोबारा से चुनाव प्रोसेस में जाएंगे, तो 2 बार तो हो ही गए कम से कम। फिर तो तीसरा जो जवाब था कि भाई लोकसभा अगर भंग हो जाती है, लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो क्या सारी विधानसभाओं के चुनाव आप दोबारा करवाएंगे, और वो भी 1 साल के लिए करवाएंगे? क्योंकि इसमें पहली बात क्या कही है कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, समझे? तो पूरा देश जो है ये तो पूरे विधानसभाएं केवल लोकसभा जैसे चलेगी वैसे चलेगी, ये भी तो फेडरल स्ट्रक्चर पर वो है अटैक। और ये जो एक और बड़ा बदलाव है, जो राष्ट्रपति को और चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है चुनावों का, वो भी कोई संघीय व्यवस्था के लिए या डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं उस बात से सहमत हूं शिवम की कि मुझे कोई चिंता थोड़ी है, ये तो सरकार को बिल पास कराना, जैसे कराएंगे नहीं कराएंगे। फिर दूसरी बात, आप बार बार कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, अभी आप चुनाव देख रहे थे, महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं, केंद्र सरकार ने तो बहुत सारी घोषणाएं की, क्या वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आपको रोक रहे थे? उसको रोका। और यदि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं तो क्या हरियाणा की सरकार काम रोक सकती है, राजस्थान की सरकार रोक सकती है, केरल की सरकार रोक सकती है? तो ये कहां लॉजिक है? समय थोड़ा सा कम है, समय थोड़ा सा कम है, त्रिवेदी जी रिफॉर्म पर काम करना चाहिए। सर एक लाइन कह रहा हूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म पर काम करें। अभी खर्चे की बात हो रही है तो कैसे खर्चे को कम किया जा सकता है? इलेक्टोरल बॉन्ड यदि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया तो उसको कैसे लाएंगे? पहले जो बहुत जरूरी चीज है उस पर काम करना चाहिए सरकार को। ठीक है सतीश जी, ये इस बिल में देख लिया आपने बहुत सारी पेचीदगियां हैं। शिवम ने भी कहा कि इसमें जो भी टेक्निकल चीज़ें जेपीसी के पास जाएगी, बात होगी, आगे उसको सुलझाया जाएगा। बिल को पारित करा पाना भी बहुत आसान सरकार के लिए नहीं रहने वाला है। इन सब के बावजूद सरकार ऐसे समय में ये बिल ला करके क्या नैरेटिव सेट करना चाहती है? कहीं सरकार नए चुनाव की जल्दी में तो नहीं है, कुछ और भी ज्यादा इरादे होंगे करने के। मेरा ये तो यही मानना है, मैं टेक्निकल में जा ही नहीं रहा हूँ कि ये हो जाएगा भंग तो एक साथ होगा नहीं होगा। मैं दूसरी बातों पे जा रहा हूँ जो विजय जी ने कहा। अरे चुनावी खर्चा कम करो ना भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड को ठीक करो ना, कोड ऑफ कंडक्ट को छोटा करो ना, चुनाव की विश्वसनीयता बहाल करो ना। 1 और 3 लोग चुनाव कराए या 3 दिन पहले वो नियुक्त हुए, ये चाहिए ना, इसको पहले कर लो। और मैं तो ये और कहता हूँ, ये देखिए वोटर के हाथ में, आम आदमी के हाथ में, उंगली में एटम बम है, इसके ऊपर आप जवाबी एटम बम छोड़ दे, ये मैं नहीं चाहता हूं। मैं एक वोटर हूं, मेरा सरकार मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, भले हमको कुछ नहीं मिले लेकिन हम चाहते हैं ऐसा। मेरा एक बात है, हमें इंडियन मॉडल पे जाना होगा। ये पुतिन मॉडल और ये जिनपिंग मॉडल या अमेरिकन मॉडल, इन सब समय थोड़ा सा खत्म हो रहा सतीश जी, एक लाइन और बोल दूंगा। देखिए एक लाइन और बोल दूंगा, यहाँ तो इस देश में क्या होता है, वोटिंग के दिन चुनाव घोषणा पत्र लागू होता है, देखा है मैंने। चुनाव घोषणा पत्र वोटिंग के दिन, क्या मनसा है भाई? मैं बस शो का समय हमारा बिल्कुल खत्म हो रहा है, 45 सेकंड का समय बचा हुआ। शिवम त्यागी 15 सेकंड में आप लास्ट कमेंट दे दीजिए, फिर हम लोग शो को रैप अप करते हैं। यहाँ पे 15 सेकंड बाद
देखिए बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं यहां पर कि यहां पर कोई भी किसी भी तरह का ना पुतिन मॉडल लागू होता है, ना जिनपिंग मॉडल लागू होता है। यहां पर वही मॉडल लागू होता है जो इस हिंदुस्तान में पहले से चलता आ रहा था। हाँ, सबके अपने कंसर्न्स हो सकते हैं जिसको बैठकर डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन एक बात सबको माननी पड़ेगी और मैं गारंटी दे सकता हूं, लिख के सारे पैनल के साथ जनता के बीच में जाने को तैयार हूं। 100 में से 99 लोगों से अगर आप माइक लगा के पूछेंगे कि इस देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए या अलग अलग हर रोज चुनाव होने चाहिए, जवाब अपने आप आ जाएगा। जनता का सेंटिमेंट यही है। हाँ, कुछ लोग हैं ठीक है, इस मुद्दे पे आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल हमें शो का समय बिल्कुल खत्म हो गया। शिवम जी, आपको रुकना पड़ेगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में हिस्सा लेने के लिए। माफी चाहूंगा कई लोगों को पर्याप्त समय में नहीं दे पाया, चूंकि मामला लंबा चलेगा। कई दोबारा हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे इस पर एक सकारात्मक बहस और किया जाए और आगे का एक दशा दिशा बताई जाए कि बिल को कैसे लागू किया जा सकता है। अगर सरकार लागू करना चाहती हो तो इस पर बाकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।